शुरुआत में एक बुजुर्ग महिला कालीन में लिपटे एक शव को फ्रीजर में छिपाती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां 16 साल की वेरोनिका अपनी दादी इजाबेल को फोन चलाना सिखा रही है और साथ में पियानो बजा रही है। इजाबेल वेरोनिका को मैलेकाइट के झुमके उपहार में देती है और खुद के लिए भी बिल्कुल वैसी ही एक जोड़ी रखती है। सेंट एंथनी मेले के लिए निकलने से पहले वेरोनिका अगले दिन के खाने में खरगोश का मांस बनाने की फरमाइश करती है। उसके पिता एंटोनियो उसे रात 2 बजे तक घर लौटने की हिदायत देते हैं। मेले में वेरोनिका और उसकी सहेली मार्था जोनास हारो की कार में बैठती हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। जब वेरोनिका वापस नहीं आती तो घबराई हुई इजाबेल एंटोनियो और लूपे को सतर्क करती है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू होता है। जोनास को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उसका दावा है कि उसने लड़कियों को सिर्फ किसी और से मिलने के लिए लिफ्ट दी थी। आखिरकार जंगल में वेरोनिका की खून से सनी जैकेट मिलती है। फॉरेंसिक जांच पुष्टि करती है कि वो खून दोनों लापता लड़कियों का है, जिससे इजाबेल पूरी तरह टूट जाती है। इस खबर से दुखी इजाबेल को तब और बड़ा झटका लगता है जब मछुआरे समुद्र से मार्था का शव निकालते हैं। पूरे शहर और शोकाकुल सालाजार परिवार की मौजूदगी में अंतिम संस्कार के बाद जांच रुक जाती है। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन वेरोनिका का कोई सुराग नहीं मिलता। सबूतों के अभाव में जोनास को रिहा कर दिया जाता है और अदालत केस बंद कर देती है। जहां एंटोनियो अपनी दूसरी बेटी लूपे की खातिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वहीं इजाबेल हार मानने से इनकार कर देती है। वो इंस्पेक्टर जीरो से सवाल करती है कि क्या मार्था के पिता राफेल सालाजार, जिसका नाता अपराध जगत से बताया जाता है, इसमें शामिल है। जीरो कहता है कि उसे क्लीन चिट मिल चुकी है, पर इजाबेल को यकीन नहीं होता। वो सालाजार की हवेली जाकर राफेल से सीधे सच मांगती है। राफेल दावा करता है कि उसकी निजी कोशिशें भी नाकाम रहीं। न्याय के लिए दृढ़ संकल्पित इजाबेल अपनी दिनचर्या के साथ साथ खुद जांच शुरू करती है, जिसमें बेल्ट्रान नाम के एक युवक को पियानो सिखाना भी शामिल है। बाद में एंटोनियो उसे रात के खाने पर बुलाता है ताकि जीवन में कुछ सामान्यता आ सके। इजाबेल का पड़ोसी सोफीनो मदद की पेशकश करता है, लेकिन वो इंसाफ की तलाश में खोई हुई उससे दूरी बनाए रखती है। पारिवारिक रात्रि भोज के दौरान एंटोनियो लूपे के लिए अपना गम छिपाता है, लेकिन इजाबेल को शांति नहीं मिलती। जोनास को डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते देख उसका शक फिर गहरा जाता है। जब इंस्पेक्टर जीरो केस आधिकारिक तौर पर बंद होने की पुष्टि करने आता है और ये खुलासा करता है कि उसे पता था कि इजाबेल ने ही जांच जारी रखवाने के लिए फर्जी गुमनाम पत्र भेजा था, तब भी वो रुकने से मना कर देती है। जोनास का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित इजाबेल उसे मछली बाजार में उसके दूसरे काम पर ढूंढ लेती है। चाकू की नोक पर वो उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। जोनास अपनी बेगुनाही की कसम खाता है और बताता है कि राफेल सालाजार ने भी उसे प्रताड़ित किया था, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में वो उस काली रात का किस्सा सुनाता है। लड़कियों ने एक दोस्त से मिलने के लिए लिफ्ट मांगी थी। वो ये भी बताता है कि वेरोनिका को लोगों का ध्यान खींचना पसंद था और गायब होने से ठीक पहले मार्था वेरोनिका के मैलेकाइट झुमकों का मजाक उड़ा रही थी। जब झुमकों के बारे में पूछा गया तो जोनास ने बताया कि वेरोनिका खामोश रही। दुखी इजाबेल घर लौटकर अपनी जोड़ी के झुमके पहनती है और खूब शराब पीती है। अगली सुबह उसका पियानो छात्र बेल्ट्रान आता है और कहता है कि उसने ये झुमके पहले भी देखे हैं। बेल्ट्रान को ये कैसे पता चला, इस पर शक होने पर इजाबेल उसकी कॉफ़ी में नशीली दवा मिला देती है और उसे बांध देती है। हथौड़े के डर से बेल्ट्रान दावा करता है कि वेरोनिका ने मेले में उन झुमकों की तारीफ की थी। ये जानते हुए कि वेरोनिका को वो झुमके पसंद नहीं थे, इजाबेल उसका झूठ पकड़ लेती है। बेल्ट्रान आखिरकार कबूल करता है। वो लड़कियों को एथलीटों और हस्तियों की एक हाई प्रोफाइल पार्टी में ले गया था, जहां वो पैसे कमाना चाहती थीं। वो दावा करता है कि वो कार्लोस हाइन नाम के व्यक्ति के साथ चली गईं। जब बेल्ट्रान वेरोनिका के चरित्र के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है तो इजाबेल गुस्से में आकर उसे मार देती है। जब वो लाश छिपा रही होती है, तभी उसका पड़ोसी सोफीनो उपहार लेकर पहुंचता है। इजाबेल जब सोफीनो को विदा करने की कोशिश करती है, तभी हमले में बचा बेल्ट्रान होश में आकर इमरजेंसी सेवा को फोन लगा देता है। वो बात करने से पहले ही फिर बेहोश हो जाता है। इजाबेल तुरंत फोन काट देती है और उसे फ्रीजर में छिपा देती है। वेरोनिका की दोहरी जिंदगी की बातें उसे परेशान करती हैं। इसी बीच इजाबेल को लूपी को पुलिस स्टेशन से छुड़ाना पड़ता है, जो नशे में हंगामा करती है। लूपे अपनी आदर्श बहन की छाया में खुद को उपेक्षित महसूस करने का दुख जाहिर करती है। इंस्पेक्टर जीरो बेल्ट्रान की आखिरी फोन लोकेशन के आधार पर वहां पहुंचता है। इजाबेल झूठ बोलती है कि वो जल्दी चला गया था। वेरोनिका के बारे में अपने ज्ञान पर संदेह होने पर इजाबेल राफेल सालाजार की ओर मुड़ती है। वो राफेल को कार्लोस हायन का नाम इस शर्त पर बताती है कि राफेल बेल्ट्रान की लाश को ठिकाने लगा दे। राफेल सहमत हो जाता है और कार्लोस को अगवा कर लेता है। इजाबेल सोफिनो के साथ ओपेरा जाने का कार्यक्रम रद्द कर देती है।
इस बीच बेल्ट्रान के कंप्यूटर से वेरोनिका की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें लीक होने पर मामला और बिगड़ जाता है। इससे लूपे बुरी तरह टूट जाती है। इंस्पेक्टर जीरो रफेल से मदद मांगता है पर वो इनकार कर देता है। खतरा तब बढ़ जाता है जब बेल्ट्रान की इमरजेंसी कॉल की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक होती है। बैकग्राउंड में सोफिनो की सीटी सुनाई देती है। सोफिनो समझ जाता है कि बेल्ट्रान इजाबेल के घर पर था और वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, पर इजाबेल नहीं झुकती। दूसरी ओर रफेल बताता है कि कार्लोस निर्दोष है, लेकिन वो एक तीसरी लड़की जमीला अब्दुल्ला का जिक्र करता है जो उनके साथ थी। इजाबेल स्कूल जाकर जमीला की फाइल ढूंढ निकालती है। एक शिक्षक बताता है कि जमीला का परिवार 2 साल पहले अचानक गायब हो गया था। इसी बीच सोफिनो की शिकायत पर पुलिस इजाबेल के घर पहुंचती है। इजाबेल खून के धब्बों को फ्रीजर के मांस का बताकर पुलिस को गुमराह करती है। वो रफेल से कार्लोस को देखने की मांग करती है। इजाबेल की आंखों के सामने रफेल कार्लोस को बेरहमी से मार डालता है। टूटी हुई इजाबेल उसे जमीला का नाम दे देती है, पर तभी उसे अस्पताल से फोन आता है। लूपे ने खुदकुशी की कोशिश की है। वहां एक चौंकाने वाले मोड़ में रोता हुआ एंटोनियो कबूल करता है कि वेरोनिका जिंदा है। उस रात की सच्चाई आखिरकार सामने आ जाती है। बेल्ट्रान द्वारा नशीले पदार्थ दिए जाने के बाद लड़कियों का सामना कार्लोस हायन से हुआ। जब मार्था की तबीयत बिगड़ी तो कार्लोस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। वेरोनिका और जमीला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान मार्था की मौत हो गई। सदमे में डूबी वेरोनिका भागकर अपने घर पहुंची, जहां उसके पिता ने उसे सिसकते हुए पाया। एंटोनियो कबूल करता है कि उसने वेरोनिका को बचाने के लिए उसके गायब होने का नाटक रचा था। मार्था की मौत के बाद उसने खून से सनी जैकेट जंगल में रख दी और मार्था के शव को समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसे डर था कि सच सामने आने पर रफेल बदला लेगा। फिर उसने वेरोनिका को एक दोस्त के पास मोरक्को भेज दिया। इजाबेल ये जानकर स्तब्ध रह जाती है कि उसके बेटे ने उसे 2 साल तक इस दुख में रहने दिया, लेकिन एंटोनियो उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने भी उसे बचपन में छोड़ दिया था। बेल्ट्रान की गुमशुदगी के कारण पुलिस का शिकंजा कसने लगता है, जिससे एंटोनियो की ब्राजील भागने की योजना खतरे में पड़ जाती है। इसी बीच रफेल इजाबेल को बताता है कि उसने जमीला को ढूंढ लिया है, ये महसूस करते हुए कि जमीला ही वो एकमात्र गवाह है जो वेरोनिका को खतरे में डाल सकती है। इजाबेल तेजी से कदम उठाती है। वो एंटोनियो से रफेल के खिलाफ कार्लोस के अपहरण की रिपोर्ट करने को कहती है। इजाबेल वेरोनिका को बचाने के लिए जेल जाने को भी तैयार है। रफेल की पत्नी उससे बदला छोड़ने की भीख मांगती है, पर उसे इंस्पेक्टर जीरो द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है। पूछताछ के दौरान रफेल कार्लोस के अपहरण से इनकार करता है, लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा होता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट पुष्टि करती है कि इजाबेल के घर में मिला खून बेल्ट्रान का है। सबूतों की कमी के कारण रफेल को छोड़ दिया जाता है। इजाबेल जमीला के घर पहुंचती है और उसे चुप कराने के इरादे से उसकी कॉफी में नशीली दवा मिला देती है। जब वो बेहोश जमीला को मारने की तैयारी कर रही होती है, तभी उसे जमीला और वेरोनिका की साथ वाली तस्वीरें मिलती हैं। अचानक वेरोनिका सामने आ जाती है। वो इतने समय से जमीला के साथ ही छिपी हुई थी। दादी और पोती आखिरकार मिल जाते हैं। रफेल जमीला के घर में घुसता है, लेकिन इजाबेल और लड़कियां भागकर एक सुरक्षित ठिकाने में शरण लेती हैं। वहां वेरोनिका बताती है कि वो पैसे के लिए नहीं, बल्कि अकेलेपन से बचने के लिए उस पार्टी में गई थीं। इजाबेल को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपनी पोती की रक्षा करने का संकल्प करती है। हिंसा के चक्र को खत्म करने के आखिरी प्रयास में इजाबेल रफेल से मिलती है और उसे अपनी तलाश रोकने के लिए मनाती है, ये संकेत देते हुए कि मार्था की मौत एक दुर्घटना हो सकती है। रफेल नहीं मानता और बदला लेने की कसम खाता है। खतरा देखते हुए इजाबेल वेरोनिका को मोरक्को भेजने का इंतजाम करती है, पर उसे एहसास होता है कि पुलिस उसकी बातें सुन रही है। वेरोनिका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद इजाबेल रफेल को अपनी कार में बिठाती है और कड़वा सच बताती है। पार्टी छोड़ने के बाद तीनों लड़कियों में बहस हुई, क्योंकि मार्था पुलिस के पास जाना चाहती थी। उसी हाथापाई में वेरोनिका ने मार्था को धक्का दिया, जिससे वो गिर गई और उसके सिर पर घातक चोट लगी। ये जानते हुए कि रफेल उसके परिवार का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, इजाबेल एक अंतिम बलिदान देती है। जैसे ही वो मार्था की मौत का सच बताती है, वो अचानक कार की गति बढ़ा देती है और उसे समुद्र में उतार देती है। कार गहराई में डूब जाती है और न तो इजाबेल और न ही रफेल बच पाते हैं। अपनी और बदला लेने वाले शख्स की जान देकर इजाबेल ने अपने बेटे और पोती की सुरक्षा सुनिश्चित की और अंततः उसे वो शांति मिली जिसकी उसे तलाश थी।